हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी तेलुगु कोर्ट रूम मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कोर्ट स्टेट वर्सेस अ नोबडी। ये मूवी आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। इसकी IMDb पर रेटिंग 8.1 स्टार आउट ऑफ 10 है। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है सन 2013 में विशाखापट्टनम शहर से, जहां हमारे सामने एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सीन आता है। यहाँ एक टीनेज लड़के का केस चल रहा होता है जिसका नाम है चंदू, और देखने में ऐसा लग रहा था कि ये केस काफी दिनों से कोर्ट में अटका हुआ है। खैर, अब दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद जज इस केस को अगले मंडे तक पोस्टपोन कर देता है और कहता है कि मंडे को फैसला सुनाया जाएगा। इसके बाद कोर्ट में हर तरफ इसी केस की चर्चा हो रही थी। कोई कहता है चंदू को 10 साल की सजा होगी, कोई कहता है नहीं 14 साल की सजा। इसी बीच चंदू के कुछ रिलेटिव्स कोर्ट के बाहर निकलकर पास ही की चाय की दुकान पर जाकर बैठते हैं। अब वहाँ एक वकील भी मौजूद है जो उनसे कहता है, अरे भाई, मैंने भी चंदू के केस के बारे में सुना है। यह बहुत ही टफ केस है, पर हाल ही में विजयवाड़ा में भी एक ऐसा ही केस आया था, लेकिन मोहन राव का सीनियर लॉयर उसे जीत गया था। तो वैसा कोई वकील अगर तुम्हें मिल जाए तो बात बन जाएगी। ये सुनकर चंदू का वह रिश्तेदार सारुंगम कहता है, सर आप प्लीज मुझे मोहन राव का नंबर दीजिए, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तो वकील हंसते हुए कहता है, अरे उनसे मिलना इतना आसान नहीं है, पर मेरे पास उनके असिस्टेंट तेजा का नंबर है, तुम चाहो तो उससे बात कर सकते हो। फिर अगले सीन में हम मोहन राव के उस असिस्टेंट तेजा को देखते हैं जिसका सपना होता है कि वो भी एक दिन बहुत बड़ा वकील बने, पर मोहन राव ने उसे अभी तक ऐसा मौका नहीं दिया था। फिलहाल तेजा मोहन राव के साथ असिस्टेंट की तरह काम कर रहा था और उसके ऑफिस में लहरी नाम की एक लड़की भी काम किया करती थी। फिर हम देखते हैं कि मोहन राव तेजा को बुलाता है और वो कहता है, फौरन कोर्ट जाओ और सारे पेपर्स तैयार रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक इसी समय पर सारुंगम भी तेजा को कॉल करता है और कहता है कि मुझे मोहन राव सर से अपॉइंटमेंट चाहिए, एक केस के बारे में बात करनी है। तो तेजा जवाब देता है, तुम फ्राइडे को आ जाओ, मैं सर से मिलवा दूंगा। अब यहाँ से सीन सीधा कोर्ट में शिफ्ट होता है जहाँ मोहन राव किसी केस को लड़ने जाता है। असल में यह केस एक लॉरी ड्राइवर का है जिसने एक्सीडेंट में एक आदमी को मार दिया और फिर मरे हुए शख्स के बेटे ने ड्राइवर पर केस कर दिया, और यहाँ मोहन राव उस ड्राइवर की तरफ से लड़ रहा है। वह मरने वाले के बेटे से सवाल करता है, जिस जगह तुम्हारे पिताजी रोड क्रॉस कर रहे थे, क्या वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग थी? तुम्हारे गांव का नेम बोर्ड था या ड्राइवर ने शराब पी रखी थी? तो बेटा कहता है, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। तो मोहन राव कहता है कि फिर तुमने इस ड्राइवर के ऊपर केस क्यों किया है? वो लड़का कहता है कि सर, ड्राइवर के ट्रक में भारी माल लदा हुआ था और वो काफी स्पीड से रोड से जा रहा था, जिस वजह से उसने मेरे पिताजी को कुचल दिया। यह सुनकर मोहन राव कहता है कि जज साहब, ट्रक का काम है माल को लादना और वह ओवरलोडिंग नहीं कर रहा था। ऊपर से हाईवे पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड एक नॉर्मल स्पीड मानी जाती है। इसके अलावा वहाँ कोई जेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं थी कि ड्राइवर स्लो कर सके। तो गलती यहाँ ड्राइवर की नहीं बल्कि इस लड़के के पिता की है, जिन्होंने ट्रैफिक के नियम को तोड़ते हुए रोड को क्रॉस करने की कोशिश की। इस तरह जज उसकी दलील से सहमत हो जाता है और मोहन राव केस जीत लेता है। फिर हम देखते हैं जो दलील मोहन राव कोर्ट में दे रहा था वो बाहर बैठे बैठे तेजा गेस कर चुका था। ये देखकर वो सोचता है कि अगर यह केस मेरा होता तो मैं भी यही सवाल करता और केस जीत जाता। खैर, अब मोहन राव अपने ऑफिस लौटता है और वहाँ वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि एक जमीन का नया केस आया है, इसे कौन डील करेगा। अब वहाँ हर लॉयर के पास पहले से ही ढेर सारे केसेस होते हैं, और इसी बीच तेजा मौके का फायदा उठाकर कहता है कि सर, मैं यह केस ले लूंगा। लेकिन मोहन राव उसकी बात नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि ठीक है, मैं खुद ही इसे डील कर लूंगा। अब यह देखकर तेजा बहुत मायूस होता है कि इतने साल हो गए, सर ने मुझे एक भी केस क्यों नहीं दिया। पर रात होने पर वह वापस हिम्मत जुटाकर मोहन राव के पास जाता है और कहता है कि सर, मुझे वह केस डील करने दीजिए, मैं आपकी उम्मीद को नहीं तोड़ूंगा। तो मोहन राव जवाब देता है कि तेजा, मुझे तुम्हें केस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर उसका जवाब तुमने सही दे दिया तो मैं तुम्हें केस दे दूंगा। फिर वो पूछता है, अच्छा बताओ, रेलवे ट्रैक पर एक तरफ एक आदमी और दूसरी तरफ 5, लेकिन तुम्हें एक बार लीवर खींचना है, तो बताओ किसे बचाओगे। तेजा थोड़ा सोचता है और कहता है कि सर, एक तरफ एक जान है और दूसरी तरफ 5, इसलिए मैं 5 को बचाऊंगा।
तो मोहन राव इसका कोई जवाब नहीं देता, बस मुस्कुराते हुए तेजा को थपकी देकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे सुबह तेजा कोर्ट में मोहन राव से कहता है कि सर, मैंने कल सही जवाब दिया था ना, अब तो मुझे वो केस दे दीजिए। तो मोहन राव जवाब देता है, हाँ तेजा, तुमने कल रात यही कहा था ना कि 5 लोगों को बचाओगे, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। वो 5 बंदे असल में एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, क्रिमिनल्स हैं और कुछ लोगों को मार चुके हैं। उनका केस भी कोर्ट में चल रहा है, तो चलो अब बताओ कि तुम किसे बचाओगे। तो तेजा सोचकर कहता है कि सर, अगर वो क्रिमिनल्स हैं तो मैं उस एक बंदे को बचाऊंगा। ये सुनकर मोहन राव फिर से उसकी पीठ थपथपाकर वहां से चला जाता है। फिर शाम को कोर्ट से बाहर निकलते ही तेजा फिर से वही सवाल दोहराता है कि सर, वो केस मुझे कब देंगे। तो मोहन राव हंसते हुए कहता है, अच्छा हाँ, तुमने कहा था कि एक को बचाओगे, लेकिन यहाँ फिर से एक ट्विस्ट है। वो जो 5 बंदे हैं, उन्होंने जानबूझकर क्राइम नहीं किया, बल्कि वो क्राइम उन्होंने समाज की भलाई के लिए ही किया है। तो अब बताओ, अब क्या करोगे। ये सुनकर तेजा फट से कहता है, तो सर, मैं उस एक बंदे को मारकर इन 5 को बचाऊंगा। इसके बाद मोहन राव फिर से उसे अप्रिशिएट करता है और वहां से चला जाता है। अब तेजा सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये ट्विस्ट कब खत्म होंगे, पता नहीं। लेकिन अगले दिन ऑफिस में तेजा फिर से उस केस की बात करता है, तो मोहन राव वही सवाल दोहराता है और कहता है, तेजा, एक और ट्विस्ट है। असल में वो जो अकेला आदमी खड़ा है ना, वो उन 5 का पिता है। तो अब बताओ, अब क्या करोगे। अब इस बार तेजा का दिमाग चकरा जाता है और वो कुछ समझ नहीं पाता, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चला जाता है। खैर, इसके बाद फ्राइडे आता है, तो सारुंगम और एक दूसरा बंदा तेजा से मिलने पहुंचते हैं। वो उसे बताते हैं कि मंडे को चंदू के केस की फाइनल हियरिंग है। यहाँ सारुंगम कहता है कि चंदू पर पॉस्को एक्ट लगा है और वो पिछले 48 दिनों से रिमांड में है। ऊपर से उसे बेल भी नहीं मिली है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। तो यह सुनकर तेजा चौंक जाता है और कहता है कि इतना सीरियस केस है और तुम अब इसे लेकर आ रहे हो, वो भी फाइनल हियरिंग से पहले। तो इस तरह अब वो चंदू की फाइल स्टडी करने लगता है और तभी सीन यहाँ से फ्लैशबैक में चला जाता है। अब तारीख होती है जनवरी 2013, जहाँ हम चंदू को देखते हैं, जो अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ छोटे से घर में रहता है। असल में चंदू का पिता एक वॉचमैन है और उसकी माँ अपार्टमेंट के पास कपड़े प्रेस करने का काम करती है। अब चंदू की बात करें तो वो इंटरमीडिएट में कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता है, इसलिए उसका पिता उससे कहता है कि तुम जैसे तैसे इंटर को पास करो, बाकी मैं तुम्हें अच्छे से कॉलेज में दाखिला दिलवाऊंगा ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके। हालांकि चंदू पढ़ाई पर फोकस नहीं करता और छोटे मोटे जॉब्स करता रहता है ताकि खुद का खर्चा उठा सके। तो उसकी सोच ये होती है कि बिना पढ़ाई के भी पैसा और पोजीशन मिल सकती है, सिर्फ सारा काम मेहनत का है, चाहे वह पढ़ाई में कर लो या काम में। खैर, आज जब चंदू नहाने जाता है तो उसे पता चलता है कि घर में शैम्पू नहीं है, इसलिए वो आधे कपड़ों में बाहर दुकान पर पैकेट लेने चला जाता है। अब वहीं हम जावेली नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो नए साल के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स खरीद रही होती है। तभी अचानक चंदू का एक दोस्त वहां आता है और कहता है, हैप्पी न्यू ईयर चंदू। तो चंदू जवाब देता है, अरे सिर्फ नाम का न्यू ईयर है, कैलेंडर बदलता है, लोगों का कैरेक्टर नहीं, जो इतनी खुशी मना रहे हो। अब जावेली उसकी ये बात सुन लेती है और उसे चंदू काफी इंटरेस्टिंग लगता है। फिर हम देखते हैं कि चंदू के घर के पास रहने वाली नित्या नाम की लड़की जावेली की सहेली होती है, इसलिए वो नित्या से चंदू का नंबर लेती है और चंदू को फौरन फोन करके डांटने लगती है। वो कहती है कि खुद को ऋतिक रोशन समझते हो जो बिना शर्ट के पोज दे रहे हो। अरे कोई न्यू ईयर विश करे तो विश करो ना, ज्ञान मत बांटो। ये सुनकर चंदू चौंक जाता है और सोचता है, अरे कोई लड़की मुझे काउंटर दे रही है। अब उसी रात हमें जावेली का घर दिखाया जाता है, जहाँ सभी मिलकर उसकी छोटी बहन का बर्थडे मना रहे होते हैं। असल में जावेली अपनी छोटी बहन और माँ के साथ अपने मामा के घर पर रहती है, क्योंकि उसके पिता की कुछ साल पहले डेथ हो चुकी है। अब मामा और घर के बाकी लोग जावेली और उसकी बहन को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए सभी ने बहुत अच्छे से तैयारी की है। पर तभी मंगापति नाम का एक आदमी वहाँ आता है, जो उस घर का दूसरा दामाद होता है। वो उस बर्थडे गर्ल को देखकर मुंह बना लेता है और केक कटने तक चुपचाप साइड में खड़ा रहता है। लेकिन फिर डिनर के वक्त वो सबको डांटता है और कहता है कि इस बच्ची को ऐसे कपड़े क्यों पहनाए, देखो इसका पूरा हाथ दिख रहा है। फिर मंगापति अपने साले को कहता है कि आज तुमने इसको ऐसे कपड़े पहनाए, कल को मेरी बेटियां भी जिद करेंगी, यहीं से तो बच्चे बिगड़ते हैं। एक छोटी सी बात पर हंगामा मच जाता है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि घर वाले फौरन उस बच्ची के कपड़े बदल देते हैं। अब इसी बीच अचानक चंदू जावेली को फोन करता है, यह जानने के लिए कि आखिर सुबह फोन करने वाली लड़की कौन थी। पर जावेली के मौसा यानी मंगापति के घर में होने की वजह से वो फोन नहीं उठाती
और कॉल कट कर देती है। यह देखकर मंगापति पूछता है कि किसका फोन था, तो वह कहती है कि कस्टमर केयर वाले हैं। असल में जावेली का पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मंगापति इस चीज का फायदा उठाता है और वह पूरे घर को कंट्रोल में रखता है। दूसरी तरफ उसका ससुर भी बहुत बूढ़ा है, इसलिए वह भी कुछ नहीं बोल पाता। अब अगले दिन सुबह चंदू अपने काम पर जाता है और तभी जावेली कॉलेज जाते वक्त उसे फोन करके डांटती है कि रात को कॉल क्यों किया था। तो इस तरह फोन पर दोनों का झगड़ा हो जाता है और बात यहीं खत्म हो जाती है। अब कॉलेज खत्म होने के बाद जब जावेली घर लौटती है तो वहाँ मंगापति पहले से ही बैठा होता है, जो उसे पूछता है कि इतना लेट क्यों हुआ। तो वो कहती है, मौसा जी, मैं रिकॉर्ड लिख रही थी। फिर मंगापति कहता है, जो भी हो जल्दी आया करो बेटा, तुम बड़ी हो, तुम्हारे पीछे 4 बहनें हैं, वो क्या सीखेंगी। खैर, अब चंदू दिन में फिर से कॉल करता है, लेकिन जावेली फोन काट देती है और उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती। इसी बीच एक दिन प्रभास की मूवी रिलीज होती है और हम देखते हैं कि चंदू अपने दोस्तों के साथ थिएटर के बाहर मौजूद होता है। तभी हम देखते हैं कि जावेली और उसकी दोस्त नित्या भी वहां आती हैं और फिर सभी को पता चलता है कि नित्या ने चंदू को पहले से ही बता दिया था कि मेरी सहेलियां भी मूवी देखना चाहती हैं, इसलिए उनकी टिकट भी लेकर रखना। खैर, अब एक लड़की कहती है, चलो अंदर चलते हैं, जल्दी से सीट्स पर बैठ जाते हैं। लेकिन चंदू कहता है, थोड़ा सब्र करो, हमारी सीट्स कंफर्म है, इसलिए भीड़ में घुसोगी तो प्रॉब्लम होगी। कल लोग चोरी की हरकतें करने से बाज नहीं आते। वो कहता है कि एक बात याद रखना, ब्रेक में बाहर मत आना, जो चाहिए वो मुझे बता देना। इस तरह वो सभी लड़कियों की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखता है, क्योंकि वो जानता था कि भीड़ में लड़के कैसे बर्ताव करते हैं। अब यहाँ जावेली उसका केयरिंग नेचर देखकर इम्प्रेस हो जाती है और मूवी के दौरान वो चंदू को ही देखती रहती है। फिर अगले दिन जावेली खुद चंदू को फोन करके सॉरी बोलती है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी अभी भी ओपन नहीं करती, बस वो उसे अपना नाम बता देती है, जावेली। यह पता चलते ही चंदू चौंक जाता है और कहता है, अरे तुम वही लड़की हो ना जो मुझसे झगड़ती थी, आज तुम्हें अचानक क्या हो गया है, इतना अच्छे से कैसे बोल रही हो। इस तरह अब दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। अब एक दिन चंदू जावेली से फोन पर पूछता है कि कितने दिन हम लोग ऐसे ही बात करेंगे, आखिर हम कब मिलेंगे। तो जावेली हंसते हुए कहती है, वक्त आने पर हम जरूर मिलेंगे। इसी बीच हम देखते हैं कि एक दिन स्कूल के पास मंगापति की छोटी बेटी को एक लड़का एक पेपर देता है, जिसे पास खड़ा एक शख्स देख लेता है और मंगापति को जाकर बता देता है। अब रात होते ही पुलिस उस लड़के के घर पहुंच जाती है और हमें पता चलता है कि असल में उस लड़के का पिता दूध बेचने का काम करता है, लेकिन पुलिस उसके पिता को गांजा के झूठे केस में अरेस्ट कर लेती है। फिर जब वह लड़का अपनी माँ के साथ पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ मंगापति पहले से ही बैठा होता है। अब मंगापति उसके पिता से कहता है कि तेरे बेटे ने मेरी बेटी को लव लेटर दिया था, पर तभी वो लड़का कहता है कि अंकल ये सच नहीं है, वो लव लेटर नहीं बल्कि उसकी वर्कशीट थी जो आपकी बेटी स्कूल में भूल गई थी। यह सुनकर मंगापति जवाब देता है कि यह बात मुझे पता है, लेकिन दूर से देखने वाले को तो यही लगेगा ना कि वो लव लेटर था, और इसके बाद फिर गांव में बात फैलती और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, इसलिए मैंने शक की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी और तुम लोगों की यही सजा है। खैर, अब इसी बीच चंदू और जावेली की बॉन्डिंग मजबूत हो रही होती है। फिर एक दिन चंदू नित्या के घर प्रेस के कपड़े लेने जाता है, जहाँ जावेली भी उसके साथ स्टडी कर रही होती है। अब चंदू यहाँ जावेली का नाम सुन लेता है तो वो सोचने लगता है क्या ये वही जावेली है, इसलिए वो कंफर्म करने के लिए फौरन उसे फोन करता है, जिसके बाद जावेली का फोन बजता है, लेकिन वो उसे काट देती है। यह देखकर चंदू मुस्कुराते हुए खुद से कहता है कि अरे ये वही जावेली है। इसके बाद वो शाम को जावेली को फोन करके कहता है, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम वही नित्या की सहेली हो ना। इस तरह अब जावेली का सच सामने आ जाता है, जिसके बाद चंदू कहता है कि चलो अब बताओ कि अब हम कब मिलेंगे। तो जावेली जवाब देती है कि फिक्र मत करो, इसी दिन मिलते हैं। फिर अगले कई दिनों तक चंदू उसे कॉल करता है, लेकिन जावेली का फोन स्विच ऑफ ही रहता है, जिसके बाद वो काफी परेशान हो जाता है। इसी बीच एक दिन नित्या चंदू को बीच के पास अपने बर्थडे पार्टी में बुलाती है, और जब चंदू वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि जावेली भी वहां मौजूद है, इसलिए सेलिब्रेशन के बाद वो दोनों साइड में चले जाते हैं। अब चंदू उससे पूछता है कि तुम्हारे फोन को क्या हुआ, तो जावेली कहती है कि वो असल में गिरकर टूट गया, वो मैंने अपने अंकल को दिया है, सही होकर आ जाएगा। ये सुनकर चंदू कहता है, अरे ये बात तुम इतने आराम से कैसे कह सकती हो, मैं कितना घबरा गया था। तो जावेली पूछती है कि तुम घबराए क्यों। तो ये सुनकर चंदू चुप हो जाता है। तभी जावेली चंदू से कहती है कि नित्या ने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, बल्कि मैंने उससे कहकर तुम्हें यहाँ बुलवाया है, क्योंकि यह सही टाइम था मिलने का, जैसा कि मैंने तुमको बोला था कि हम सही टाइम पर ही मिलेंगे।
इसके बाद वह दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और फिर इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। इसके बाद चंदू अक्सर जावेली को अपने घर अपनी माँ और बहन से मिलाने के लिए लाने लगता है और इसी बीच जब उसके पिता आने वाले होते हैं तो यह लोग जावेली को घर में ही अंदर छुपा लेते हैं। खैर, अब एक रात मंगापति नोटिस करता है कि जावेली देर रात किसी से फोन पर बात कर रही है और यहाँ उसका शक गहराने लगता है। फिर सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ तेजा केस की डिटेल्स पढ़कर मोहन राव के पास जाता है और उससे कहता है कि बाहर चंदू के घर वाले खड़े हैं। पर मोहन राव कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम उन लोगों को कल शाम को आने को कह दो, मैं तब तक इस केस की डिटेल्स देख लूंगा। अब अगली शाम जब वो दोनों फिर से आते हैं तो तेजा मोहन राव को बार बार फोन करता है, लेकिन वो फोन को पिक नहीं करता। इसी बीच उन दोनों की टेंशन देखकर तेजा पूछता है कि मुझे तब तक यह बताओ कि वह लड़का पॉस्को एक्ट में कैसे फंसा। अब सीन यहाँ से वापस फ्लैशबैक में चला जाता है और हम देखते हैं कि एक दिन चंदू अपने दोस्त की दुकान पर बैठा होता है कि तभी जावेली उसे फोन करके कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर हूँ, आ जाओ। अब चंदू घर के लिए निकलता है, लेकिन तभी उसका दोस्त कहता है मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना, मुझे कुछ दवा लेनी है। तो इस तरह उसे ड्रॉप करके चंदू अपने घर पहुंचता है, जहां जावेली उसकी बहन के साथ गेम खेल रही होती है कि इतने में चंदू का पिता वहां आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों जावेली को घर में छुपा देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंगापति अपनी फैमिली और पुलिस के साथ चंदू के घर पर आ धमकता है। यहाँ इंस्पेक्टर चंदू के पिता से कहता है कि लड़की को बाहर भेजो, पर वो कहता है कि कौन सी लड़की साहब। तो इंस्पेक्टर चिल्लाता है तुझे नहीं पता, लेकिन तेरी बीवी को पता है, जल्दी बुलाओ उसे। तो इस तरह जब जावेली बाहर आती है तो वहां खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी जावेली की माँ उसे डांटती है कि जावेली तुम यहाँ क्या कर रही हो, और इतने में पुलिस चंदू को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ मंगापति घर आकर जावेली को बेल्ट से पीटने लगता है और चिल्लाता है कि तुमने हमारी इज्जत नीलाम कर दी। तभी वो इंस्पेक्टर उसे फोन करके पूछता है कि इस लड़के का क्या करना है। तो मंगापति कहता है कि मुझसे क्या पूछ रहे हो, उसके खिलाफ एफआईआर करो। लेकिन तभी जावेली की माँ उसे कहती है कि केस की जरूरत नहीं है, इस बार उसे वार्निंग देकर छोड़ दो। उसने जावेली को हाथ भी नहीं लगाया है, लेकिन मंगापति नहीं मानता और उल्टा वो जावेली की माँ को भी डांटता है कि देख तेरी बेटी ने क्या किया, तुझे कुछ अंदाजा भी है, आखिर तूने इसको क्या सिखाया है। अब थोड़ी देर बाद मंगापति दामू नाम के एक मशहूर लॉयर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और चंदू पर एफआईआर करवाता है। इसके बाद दामू चंदू पर कई सेक्शंस लगाता है। इसके अलावा वो पॉस्को एक्ट भी जोड़ देता है, क्योंकि असल में जावेली एक माइनर होती है। अब दोनों के जाने के बाद एक कांस्टेबल चंदू की फैमिली के पास जाता है, जो पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे होते हैं। यहाँ कांस्टेबल उनसे कहता है कि कल तक तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा, इसलिए अभी तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लेकिन चंदू के माँ बाप और दोस्त वहाँ से हिलते तक नहीं। इसी बीच पुलिस स्टेशन में चंदू को टॉर्चर किया जाता है। यहाँ पुलिस उससे कहती है कि जुर्म कबूल कर, जबकि बेचारा चंदू सोचता है कि आखिर कौन सा जुर्म कबूल करूं, आखिर मैंने किया क्या है। उधर दामू एफआईआर की कॉपी लेकर जावेली की माँ के पास जाता है और कहता है कि आप इस पर साइन कर दो। लेकिन जावेली की माँ कहती है कि हमें केस के चक्कर में नहीं पड़ना, पर दामू उससे कहता है कि आप फिक्र मत करो, जावेली को कोर्ट नहीं आना पड़ेगा, मैं सब संभाल लूंगा। पर फिर भी वो इसके लिए नहीं मानती। लेकिन तभी मंगापति जबरदस्ती उससे साइन करवा ही लेता है। फिर जब रात होती है तो पुलिस चंदू को शिफ्ट करने के लिए बाहर लाती है, जहां उसकी ऐसी हालत देखकर उसके माँ बाप फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चंदू ऐसा नहीं कर सकता। खैर, अब पुलिस जज से चंदू की रिमांड मांगती है, तो जज इसकी परमिशन दे देती है। इसी बीच एक पुलिस वाला चंदू के माँ बाप से कहता है कि तुम्हारे बेटे पर बड़ा केस है, इसलिए अब कोर्ट में देखेंगे कि उसके साथ क्या होता है। अब चंदू का मुंह बोला भाई सारुंगम एक लॉयर के पास जाता है और उसे वो एफआईआर की कॉपी दिखाता है। यह लॉयर उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यह केस ले लूंगा, लेकिन इसमें 50,000 रुपए की फीस लगेगी और चंदू बेल पर आ जाएगा। अब सारुंगम इसके लिए मान जाता है और फौरन फीस का इंतजाम शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ मंगापति उल्टा उस लॉयर को खरीद लेता है और कहता है तुम इस केस को मत छोड़ो और ऐसा दिखाओ कि तुम अच्छे से केस लड़ रहे हो, लेकिन आखिर में जीत मेरी ही होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं चंदू का केस कोर्ट में आता है, जहां दामू जज के सामने केस को कुछ ऐसे पेश करता है कि जब जावेली कोचिंग से लौट रही थी तो चंदू ने उसे किडनैप किया और जबरन अपनी बाइक पर बैठाकर अपने घर ले गया। वो कहता है कि यह लड़का हर दिन जावेली को फॉलो करता था और कभी कभी रास्ते में चलते हुए उसे सेक्सुअली हैरेस भी करता था। इसी बीच मौका देखकर इसने किडनैपिंग को अंजाम दिया।
इसलिए ऐसे लड़के को बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी इसने बर्बाद की होगी। तो इस तरह इस बार चंदू की बेल खारिज हो जाती है। फिर अगले दिन दामू एक मेडिकल स्टोर वाले को गवाह बनाता है। वो कहता है कि उस दिन घर आने से पहले चंदू अपने दोस्त के साथ मेडिकल स्टोर पर रुका था, जहां उसके दोस्त ने चंदू के नाम से ही प्रिकॉशन खरीदा था। इससे साफ होता है कि उस दिन उसका जावेली के साथ गलत काम करने का इरादा था। इस तरह आज भी उसकी बेल खारिज हो जाती है और सामने वाला वकील जानबूझकर चंदू की तरफ से कोई मजबूत दलील नहीं देता। फिर अगले दिन दामू 3 और झूठे गवाह लाता है, जो कहते हैं कि हम मंदिर जा रहे थे और तभी हमने चंदू को एक लड़की को अपनी बाइक पर खींचते हुए देखा। इस तरह अब झूठे गवाह बुलाकर 3 दिन गुजर जाते हैं और चंदू को बेल नहीं मिलती। फिर लास्ट में जब जज जावेली को सामने लाने की बात कहता है, तो वकील दामू कोर्ट में एक फर्जी डॉक्टर को लाता है, जो कहता है कि इस केस की वजह से जावेली की मानसिक हालत बिगड़ गई है, इसलिए वो स्टेटमेंट नहीं दे सकती। इस तरह आखिर में जज कहता है कि मैं आने वाले मंडे को फाइनल जजमेंट दूंगा। जिसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहां सारुंगम तेजा को सारी बात बताता है और कहता है कि आज शनिवार है, कल रविवार और फिर मंडे, इसलिए हम लोग बड़ी उम्मीद लेकर मोहन राव सर के पास आए हैं। हमने उनका बड़ा नाम सुना है। जिसके बाद तेजा वापस मोहन राव को फोन करता है और पूछता है कि सर आप ऑफिस कब आएंगे, वह लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मोहन राव कहता है, नहीं तेजा, मैं अब नहीं आ सकता, इसलिए उनसे कह दो कि वह कल सुबह आएं। लेकिन इसी बीच सुबह सुबह मोहन राव तेजा को अपने पास बुलाकर कहता है कि हम यह केस नहीं ले सकते। तो तेजा कहता है, क्यों सर, हमारे पास जीतने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन मोहन राव जवाब देता है कि ये केस इतना आसान नहीं है, इसलिए उनसे मना कर दो कि हम ये केस नहीं लेंगे। और ऐसा कहकर मोहन राव वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब सारुंगम और उसका साथी तेजा के पास आते हैं, तो तेजा कहता है कि आप फिक्र मत करो, सर की जगह मैं केस लूंगा, हालांकि वही मुझे गाइड करेंगे। अब चलो सीधे मंडे को कोर्ट में मिलते हैं। इसी बीच वहाँ काम करने वाली लड़की लहरी उससे पूछती है कि तुमने उनसे झूठ क्यों कहा। तो तेजा कहता है कि लहरी, हम इस केस को जीत सकते हैं, मुझे आज तक एक भी केस नहीं मिला, जबकि मैंने सर के सभी सवालों के जवाब दिए, और जो सवाल उन्होंने मुझसे लास्ट में पूछा उसका जवाब मैंने कई लोगों से पूछा, कोई उसका जवाब नहीं दे पाया। इसका मतलब वह सवाल ही गलत है और सर मुझे उलझा रहे थे। लेकिन अब यह केस खुद मेरे पास आया है और सर ने उसे छोड़ दिया है, इसलिए अगर मैं इसे ले लूंगा तो मैं कम से कम चंदू की सजा कम तो करवा ही सकता हूँ, वह निर्दोष है। इस तरह अब मंडे को तेजा कोर्ट पहुँचता है और वहाँ मेमो सबमिट करता है। उस मेमो को देखकर जज उसे डांटता है कि आज फाइनल जजमेंट है, अब मेमो कैसे दोगे, अब कौन सी बहस बाकी रह गई है। तो तेजा रिक्वेस्ट करता है कि सर मैं नया लॉयर हूँ, मुझे इस केस में कुछ साजिश लग रही है, इसलिए मैं दोबारा ट्रायल चाहता हूँ। जिसके बाद जज उसे इसकी परमिशन दे देता है। अब सुनवाई शुरू होती है। तो यहाँ दामू अपने पॉइंट रखता है। जिसके बाद तेजा कहता है कि जज साहब, प्रिकॉशन खरीदना कोई क्राइम नहीं, लाखों लोग रोज मेडिकल स्टोर से ये खरीदते हैं, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि वो सभी रेपिस्ट हैं? आप ही बताइए। वो कहता है कि जज साहब, कोर्ट को सिर्फ इतना पता है कि चंदू के दोस्त ने प्रिकॉशन खरीदा, लेकिन इसके आगे क्या हुआ कोई कुछ नहीं जानता। तो आखिर दामू सर ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि चंदू ने गलत काम किया? इसी बीच तेजा चंदू के दोस्त को गवाह बनाता है और उसे कोर्ट में उस दिन के बारे में बताने के लिए कहता है। यहाँ चंदू का दोस्त कटघरे में कहता है कि सर, उस दिन मैंने मेडिकल स्टोर से प्रिकॉशन खरीदा था और मजाक मजाक में चंदू को भी दिया था, लेकिन चंदू ने उसे साइड में फेंक दिया था, फिर वो मुझे छोड़कर वहाँ से चला गया था। अब तेजा जज से कहता है कि जब चंदू को अरेस्ट किया गया तो उसके पास कोई प्रिकॉशन का पैकेट नहीं था। इससे साबित होता है कि वो जावेली के साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाला था। और जरा सोचिए, अगर उसे ऐसा ही करना होता तो वो उसे घर क्यों लाता, कहीं और लेकर जाता। इसके बाद वो दामू के उन 3 फर्जी गवाहों को बुलाता है जिन्होंने चंदू को जावेली को किडनैप करते हुए देखा था। अब तेजा उन सभी से सवाल करता है और प्रूफ करता है कि वो तीनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एक गवाह कहता है कि मैं सुबह 6 बजे निकला, फिर दूसरा गवाह कहता है कि मैं 8 बजे निकला। इस तरह तेजा बोलता है कि इन तीनों की टाइमिंग मैच नहीं करती, यानी जिस वक्त इन्होंने चंदू को देखा उस वक्त ये तीनों एक वक्त पर एक ही जगह नहीं हो सकते। के बाद तेजा जज को जावेली की दोस्त नित्या का रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है, जिसमें नित्या कहती है कि एमसेट क्लास के बाद मैं घर आ गई, जबकि जावेली खुद चंदू के घर गई थी, उसे किसी ने किडनैप नहीं किया था। इस तरह अब तेजा जज से चंदू पर लगे इल्जाम को रद्द करने के लिए कहता है। अब जज दामू से पूछता है कि आपको कुछ कहना है, तो दामू थोड़ा टाइम मांगता है, जिसके बाद ये केस फिर से पोस्टपोन कर दिया जाता है। अब कोर्ट के बाहर दामू तेजा के पास आता है और कहता है कि तुम अच्छा केस लड़ते हो, लेकिन जिस लड़के के लिए तुम ये केस लड़ रहे हो
वो कौन है? सिर्फ एक वॉचमैन का बेटा। वो तुम्हें क्या देगा? इसलिए मेरे साथ आओ, मुझसे तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। यह सुनकर तेजा जवाब देता है कि सर, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। और यह सुनकर दामू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दामू मंगापति से कहता है कि यह तेजा बिकने वाला नहीं है। तो मंगापति कहता है, दामू, मैं यह केस नहीं हार सकता, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। इसी बीच तेजा लहरी को फोन करता है और कहता है कि आज मेरा पहला दिन जबरदस्त रहा। मैंने केस को लगभग जीत लिया है, पर सामने वाले वकील ने और समय मांग लिया। खैर, अब यहाँ हमें पता लगता है कि यह बात मोहन राव को अभी तक पता नहीं थी कि तेजा ने चंदू का केस ले लिया है। इसके बाद अगली सुनवाई का दिन आता है, जहाँ दामू एक वीडियो जज को दिखाता है और जज वो वीडियो तेजा और चंदू को दिखाता है, जिससे तेजा के होश उड़ जाते हैं। वीडियो में दिखता है कि चंदू और जावेली एक कमरे में जा रहे हैं और ये सीन किसी शादी का है। तभी सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक दिन जावेली ने अपने किसी रिश्तेदार की शादी में चंदू को बुलाया था और वहाँ जावेली को साड़ी में देखकर चंदू उसे देखता ही रह गया। और उसी शादी में ये दोनों एक कमरे में गए थे, जो वहाँ के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। खैर, अब तेजा ये वीडियो देखकर शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि इस वीडियो के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता। जबकि दामू अब मिर्च मसाला लगाकर कहता है कि जज साहब, अगर लड़का लड़की कमरे में साथ में गए तो उनके बीच क्या हुआ होगा, यह आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। वो आगे कहता है कि चंदू पहले से ही जावेली को ब्लैकमेल करता था, जिसके चलते वो बेचारी उसके साथ उस कमरे में गई थी। अब ये सब सुनकर जज इस केस को आगे पोस्टपोन कर देता है। अब कोर्ट के बाहर तेजा चंदू और उसके दोस्तों को बहुत डांटता है और कहता है कि तुमने यह बात मुझसे क्यों छुपाई, तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए अब मैं यह केस नहीं लड़ूंगा। उधर दामू मंगापति से पूछता है कि आखिर ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो मंगापति कहता है कि ये दोनों हमारे परिवार की एक शादी में मिले थे, जहाँ वीडियोग्राफर ने इन दोनों को साथ में देखकर मुझे इसके बारे में बताया था। और जब मैंने उस शादी का सीसीटीवी देखा तो मुझे ये दोनों कमरे में जाते दिखे और उस दिन मैंने ये वीडियो अपने पास संभाल कर रख लिया। उसके बाद मैंने जावेली का फोन ट्रैक करवाया तो वो चंदू के घर की लोकेशन शो कर रहा था, जहाँ मैं पुलिस और फैमिली के साथ उसे अरेस्ट करवाने पहुंच गया। अब मुझे लग रहा था कि मैं यह केस हार जाऊंगा, इसलिए मैंने आखिर में यह वीडियो तुम्हें दे दिया ताकि अपना केस स्ट्रॉन्ग बन सके। खैर, अब हम देखते हैं कि तेजा बिना किसी को बताए अपने गांव चला जाता है, जहां उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम अचानक घर क्यों आ गए। तो तेजा कहता है, कुछ नहीं, बस 4 दिन यहाँ रुककर वापस चला जाऊंगा। इसी बीच तेजा के जाने के बाद सारुंगम दूसरे वकीलों से मिलने लगता है, लेकिन तभी एक वकील कहता है कि चंदू को बाहर लाने का बस एक ही रास्ता है, तुम जावेली की फैमिली से कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो इस तरह अब चंदू के माँ बाप और कुछ दोस्त जावेली के घर जाते हैं। उधर जावेली की माँ और दादा को भी केसबाजी पसंद नहीं होती और वो भी सोचते हैं कि लड़के का फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। लेकिन तभी इतने में मंगापति वहाँ आ जाता है और हंगामा खड़ा कर देता है। वो कहता है कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तुम लोग यहाँ से निकलो। लेकिन तभी चंदू के माँ बाप उसके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बेटे से गलती हो गई, उसे माफ कर दो। पर मंगापति को उन पर तरस नहीं आता और वो सबको वहाँ से भगा देता है। इसी बीच जावेली की माँ भी जावेली से कोई बात नहीं करती और जावेली भी अपना कॉलेज छोड़ देती है। खैर, अब 2 दिन बाद मोहन राव ऑफिस लौटता है, जहाँ एक लॉयर उसे फोन पर तेजा के बारे में बताता है कि अब वो उस चंदू का केस लड़ रहा है। इसी बीच लहरी भी उसे सब बता देती है, जिसके बाद रात को मोहन राव और लहरी तेजा के गांव पहुंचते हैं। अब मोहन राव उससे पूछता है कि क्या हुआ, तेजा ऑफिस क्यों नहीं आया। पर तेजा उसे कोई जवाब नहीं देता और नजर नीची कर लेता है। लेकिन तभी मोहन राव कहता है कि मैं तुमसे इस बात से नाराज नहीं हूँ कि तुमने यह केस लिया, बल्कि मैं नाराज इसलिए हूँ क्योंकि तुमने इसे बीच में ही छोड़ दिया। अब मोहन राव उसे समझाता है कि तुम बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हो। देखो, मैं तुम्हें एक केस के बारे में बताता हूँ। तुम्हें पता है, एक केस में लॉरी ड्राइवर ने एक शख्स को मार दिया और मैंने उसका केस लड़ा था। अब लोग मुझे ब्लेम करने लगे और सब कहते थे कि ड्राइवर की ही गलती है, उस आदमी की कोई गलती नहीं। जबकि किसी ने ये नहीं सोचा कि मरा हुआ शख्स वहां खुद को मारने आया था, यानी वो किसी बात से दुखी था, इसलिए उसने खुद को जान से मारने का डिसीजन लिया। और यह बात मैं समझ गया था, पर मैंने फिर भी कोर्ट के सामने यह बात नहीं रखी, क्योंकि वो उसे दोषी बना देते और उसके नाम पर चल रही LIC पॉलिसी का पैसा उसके परिवार को नहीं मिलता, क्योंकि फिर वो एक्सीडेंट नहीं माना जाता। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं ड्राइवर को दोषी बना देता तो वो उस पर जुल्म होता, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया। तो मैंने यह दिखाया कि वो आदमी सड़क पार करते हुए ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हुए जा रहा था और ध्यान न देने पर गलती से ट्रक के सामने आ गया। अब ट्रक लदा हुआ था, इसलिए वो एकदम रुक भी नहीं पाया। अब इससे वो ड्राइवर भी बच गया और एक्सीडेंट भी साबित हो गया और उस आदमी के परिवार को क्लेम भी मिल गया। अब तुम सोचो कि मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था ना कि उस ट्रैक पर किसे बचाओगे, तो तुमने फट से जवाब दिया था
लेकिन अगर तुम पूछते कि वो 5 लोग और एक बंदा वहां क्या कर रहे थे, तो वो सही जवाब होता। इसलिए नतीजे पर पहुंचने से पहले सारी संभावनाओं को तलाश लो, उसके बाद ही फैसला लो। इस तरह तेजा को समझाकर मोहन राव वहां से चला जाता है। खैर अगले दिन कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है, तो तेजा अपनी सीट पर नहीं दिखता और इससे दामू और मंगापति खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक तेजा कोर्ट में आता है और कहता है कि वो चंदू का केस लड़ने को तैयार है। इसके बाद तेजा उस इंस्पेक्टर को कटघरे में बुलाता है जिसने चंदू पर रेप का केस लगाया था और उससे पूछता है कि ये रेप कैसे हुआ। तो इंस्पेक्टर कहता है कि उस वीडियो में सबने देखा कि चंदू जावेली के साथ कमरे में गया, तो वही हुआ होगा। तो तेजा जवाब देता है, यानी आपने नहीं देखा, सिर्फ अंदाजा लगाया। मुझे बताइए कि जब इस केस का कोई चश्मदीद गवाह है ही नहीं, तो यह डिसाइड कैसे हो गया कि चंदू ने ऐसा किया है। इसके बाद तेजा जावेली की माँ को बुलाता है और पूछता है कि वीडियो देखकर क्या आपने जावेली से पूछा कि कमरे में क्या हुआ। तो माँ कहती है, नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। तो तेजा कहता है, फिर आपने भी मान लिया कि जावेली के साथ गलत हुआ है। ये सुनकर वो चुप हो जाती है। इसके बाद तेजा जज से कहता है कि सर, कमरे में क्या हुआ ये सिर्फ चंदू और जावेली जानते हैं, पर जावेली को हम कोर्ट में बुला नहीं सकते, इसलिए आप प्राइवेसी के लिए चंदू से पूछ सकते हैं। इसके बाद जज सबको बाहर भेजता है और फिर कोर्ट में सिर्फ तेजा, दामू, चंदू और जज रहते हैं और यहाँ वो उनको उस रात के बारे में बताता है। इसी बीच तेजा उस डॉक्टर को बुलाता है जो जावेली का इलाज कर रहा था। तो यहाँ तेजा पूछता है कि जावेली की हालत कैसी है। तो डॉक्टर कहता है कि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसलिए वो मेंटली अनस्टेबल है और हादसे से उबर नहीं पाई है और हफ्ते में 1-2 बार हॉस्पिटल आती है। फिर यह सुनकर तेजा पूछता है कि वो अकेली आती है। तो डॉक्टर कहता है, नहीं, उसकी माँ भी उसके साथ आती है। फिर तेजा पूछता है कि ट्रीटमेंट में सेशन कितने टाइम का होता है। तो डॉक्टर कहता है, ये डिपेंड करता है, कभी कभी पेशेंट्स ज्यादा होते हैं तो टाइम लग ही जाता है। इसके बाद तेजा कोर्ट में एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो एक दिन पहले डॉक्टर के अटेंडर से जावेली की फोटो दिखाता है और ये पूछता है कि तुम इसे जानते हो। तो अटेंडर कहता है, नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। तो तेजा जज से कहता है कि अगर जावेली हॉस्पिटल आती तो अटेंडर उसे पहचान जाता, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। यह सुनकर दामू कहता है कि यह वीडियो फेक हो सकती है। तो तेजा जवाब देता है, काम करते हैं, उस अटेंडर को कोर्ट में बुला लेते हैं। इस तरह जज उसे दोपहर तक का टाइम देता है। इसके बाद अटेंडर कोर्ट में आता है जहां तेजा उसे पूछता है कि जावेली और उसकी माँ हॉस्पिटल आती है। तो अटेंडर कहता है, हाँ, हफ्ते में 2 बार आती है। यह सुनकर तेजा समझ जाता है कि इन लोगों ने उसे भी अपने साथ मिला लिया है। इसलिए अब तेजा उसके सामने 2 फोटो रखता है और कहता है कि इसमें से जावेली की माँ कौन है। तो अटेंडर हिचकिचाते हुए चंदू की माँ की फोटो को चुन लेता है और फिर घबराकर कहता है कि नहीं, वो नहीं, यह है। असल में वो दूसरी फोटो भी तेजा की माँ की होती है, यानी दोनों फोटो में से एक भी जावेली की माँ नहीं थी। इसलिए जज समझ जाता है कि अटेंडर बिका हुआ है और मंगापति ने उसे खरीद लिया है। अब तेजा कहता है कि जावेली मेंटली अनस्टेबल नहीं है सर, ये सब झूठ है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जावेली को कोर्ट में लाया जाए। तो आखिर में जज अपना ऑर्डर देता है और नेक्स्ट हियरिंग में जावेली के आने की बात करता है। यहाँ मंगापति जावेली से कहता है कि कल तुम्हें कोर्ट जाना है, इसलिए अब घर की इज्जत तुम्हारे हाथों में है, तो सोच समझकर अपना स्टेटमेंट देना, क्योंकि तुम्हारे फैसले का असर घर की बाकी लड़कियों पर पड़ेगा। अब अगले दिन सुनवाई शुरू होती है जहां दामू कहता है कि जावेली मिसिंग है, इसलिए वो कोर्ट नहीं आ सकती। लेकिन तभी शॉकिंगली जावेली और उसकी माँ कोर्ट में आते हैं। असल में मंगापति ने उसकी माँ से कहा था कि आज कोर्ट की छुट्टी है, पर ससुर ने फोन करके सच पता कर लिया था और यह बात जावेली को बता दी थी। खैर अब तेजा पहले मंगापति को बुलाता है और सवाल करके प्रूव करता है कि उसने इंस्पेक्टर, गवाह और अटेंडर तीनों को खरीदा था। इसके बाद वह जावेली को बुलाता है और जज से कहता है कि सर, अब आप ही जावेली से पूछे कि उस कमरे में क्या हुआ था। तो जावेली बताती है कि शादी में मैंने ही चंदू को ऊपर बुलाया था, जिसके बाद हम वहां बैठकर आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे कि हम आगे बाद में क्या करने वाले हैं। चंदू अपना काम करने के बारे में कह रहा था, जबकि मैं पढ़ाई कंप्लीट करने के बारे में उसे बता रही थी। इसके अलावा हमारी कोई बात नहीं हुई। यह सुनकर तेजा जज से कहता है कि आरोपी और विक्टिम के बयानों से साफ है कि चंदू ने जबरदस्ती नहीं की और यहाँ तक कि कोई गलत काम भी नहीं हुआ। वो आगे कहता है कि असल में जावेली जब माइनर थी, इसलिए पॉस्को एक्ट लगा था, जबकि 20 दिन बाद वो 18 की हो जाती तो केस ही नहीं बनता। इसके बाद जज चंदू के हक में फैसला सुनाता है और मंगापति और पुलिस पर इंक्वायरी बिठा देता है। अब चंदू को बाहर देखकर उसके माँ बाप खुश हो जाते हैं और इमोशनल होकर रोने लगते हैं। तभी चंदू भी तेजा को गले लगाकर रोने लगता है। इसी बीच मंगापति जावेली की माँ से कहता है, मैंने तुम्हारी इज्जत को अपनी समझा, लेकिन इतने में जावेली की माँ उसे थप्पड़ मारकर जावेली को अपने साथ लेकर चली जाती है। इसके बाद चंदू अपनी पढ़ाई शुरू करता है
और जावेली की माँ उसे कोचिंग भेजना शुरू कर देती है। फिर एक दिन जावेली बस का इंतजार कर रही होती है और सामने चंदू भी बस स्टॉप पर होता है। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जावेली उससे कहती है, आज मेरा 18th बर्थडे है। यह सुनते ही चंदू उसे गले लगा लेता है और फिर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली एक और शानदार मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।